कोच और मनीष की बात सुनकर आदर्श के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे टीम से बाहर निकालने की बातें हो रही थी। आदर्श अच्छे से समझता था कि इस बात का क्या मतलब है। टीम को आदर्श पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो किसी नए प्लेयर को मौका देना चाहते थे। आदर्श ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे ये सब भी झेलना पड़ेगा। अपनी सफाई देते हुए आदर्श ने कहा, मैंने आप लोगों को इतने टूर्नामेंट्स जिताए, मैंने इस टीम के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज मुझे इसका ये सिला मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सही है? अगर मैं इस टीम से चला गया तो इस मुश्किल की घड़ी में टीम को संभालने के लिए कोई नहीं होगा। हमें हर तरफ से रिजेक्शन मिल रहा है और हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मीडिया के लोग और हमारे फैंस हमसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर टीम एक नहीं रही तो मुश्किल हो सकती है। आप लोग भूल रहे हैं कि उनके लिए मैं इस टीम का चेहरा हूं। इस टीम के बिहाफ पर मैं बोलता हूं और मेरी बात को टीम का हर प्लेयर मानता है। अगर आप मुझे ही निकाल देंगे तो फिर ये सब कौन करेगा? मेरे बगैर कोई ढंग से नहीं खेलेगा और हमारी टीम का परफॉर्मेंस और खराब हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने फैसले के बारे में एक बार और सोच ले। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इसके लिए एक बनी बनाई टीम को बिगाड़ना कहीं से भी सही नहीं है। मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, पर प्लीज इस छोटे से मैच की हार की वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। सेंट ग्रेवर्स के कोच ने हंसते हुए कहा, आखिर तुम्हें कितने मौके थे? तुम मनीष सर की वजह से यहां पर हो। हर बार मैंने तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया क्योंकि तब हमारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन आज हमारे ऊपर कई मुसीबतें हैं। तुम भूल सकते हो कि तुमने क्या किया है, मैं नहीं। भूल गए तुमने उस न्यू स्टाफ इंटर्न के साथ क्या किया था? तब मैंने ही तुम्हें बचाया था, वरना तुम्हारा करियर तो उसी दिन खत्म हो जाता। अगर गलती से भी वो बात सामने आ जाती तो हमारी और तुम्हारी क्या इज्जत रहती? मैं तुम्हारे ऊपर कई बार भरोसा कर चुका हूं, लेकिन तुमने हर बार मुझे निराश ही किया है। आदर्श अपना बचाव करते हुए बोला, सर वो लड़की मुझे फंसाना चाहती थी। मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि उसके सारे आरोप झूठे थे। मैंने खुद ये बात मनीष सर को बताई थी और वो भी इस बात से एग्री हो गए थे। आपने मुझसे जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया और हर बार बेहतर करने की कोशिश की है। आज हम हार गए हैं तो क्या उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं? ये कैसे सही हो सकता है? एक खिलाड़ी से कोई टीम नहीं बनती, इसलिए अगर हम हारे हैं तो उसके पीछे पूरी टीम जिम्मेदार है। हम लोग तो टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे, लेकिन पता नहीं कहां से इस मैच की बात आ गई। ऑपोजिट टीम में कौन है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। हमें कैसे पता होगा कि उस टीम में कोई ध्रुव जैसा प्लेयर भी है जो हमारे लेवल का खेल सकता है? अगर हमें ध्रुव के बारे में पता होता तो हम बेहतर तरह से गेम को आगे ले जा सकते थे। आप माने या न माने, लेकिन आप लोगों को मेरी जरूरत है। फिर मनीष ने कोच और आदर्श दोनों को चुप करवाते हुए कहा, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि आदर्श अब टीम में नहीं खेलेगा, मतलब नहीं खेलेगा। इस फैसले में कोई चेंज नहीं होगा। मैं किसी के कहने से ये सब नहीं कर रहा हूं। हमारे लिए इस मैच को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। इस मैच को जीतने से ही हमें कई और डील्स भी मिलती। हमें सरकार के सामने खुद को प्रेजेंट करने का मौका मिल जाता और हो सकता था सरकार हमें भी स्पोर्ट्स फंड दे देती, लेकिन अब ऐसा कुछ होना मुश्किल है। आदर्श, अगर तुम्हें इस टीम में रहने से कोई भी प्रॉब्लम है या तुम्हें हमारा फैसला मंजूर नहीं तो तुम इस टीम से रिजाइन कर सकते हो। तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, लेकिन मेरा डिसीजन यही रहेगा और तुम्हें यहां रहना है तो मेरी बात माननी होगी। आदर्श मनीष की बात सुनकर चुपचाप वहां से चला गया। आज का दिन उसके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं था। आदर्श को ऑफिशियली टीम से निकाल दिया गया था और ये बात एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह कई जगहों पर दिखाई जाएगी। अब आदर्श के खुद के कई कॉन्ट्रैक्ट्स टूट सकते थे। एक झटके में उसकी जिंदगी बदल गई थी। आदर्श एक सेलिब्रिटी था, लेकिन अब शायद उसे कैमरों और मीडिया से दूर रहना होगा। आदर्श के सोशल मीडिया अकाउंट पर सैकड़ों फॉलोअर्स थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये बात जानने के बाद उनमें से कितने लोग उसे छोड़ देंगे। आदर्श को उम्मीद थी कि इस मैच में अच्छा परफॉर्म करके वो इंडिया ए टीम में अपने लिए जगह बना सकता था। वो काफी समय से इसके लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन इस मैच के बाद उसे दोबारा से शुरुआत करनी होगी। फिलहाल तो आदर्श को फैमिली बिजनेस में लौटना होगा, तभी उसका ध्यान डाइवर्ट हो सकता था। आदर्श बीच बीच में अपने फैमिली बिजनेस को संभाल लेता था।
उसका बिजनेस इतना बड़ा था कि वहां काम की कभी कमी नहीं होती थी। आदर्श की फैमिली के सभी लोग इस बिजनेस को और बड़ा करने में लगे हुए थे। ऐसे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत थी। आदर्श के कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, उसकी वजह से फैमिली बिजनेस के कुछ काम आसानी से हो जाते थे। इसी वजह से आदर्श को हर बार फैमिली बिजनेस में हाथ बटाने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन आदर्श खुद वहां नहीं जाता था। उसका सपना फुटबॉलर बनने का था, इसलिए वो अपने सपने को नहीं छोड़ सकता था। लेकिन अब उसके लिए चीजें बदल गई थी। इस मैच को हारने के बाद आदर्श को आगे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसे शांत दिमाग से सोचने की जरूरत थी। इस वक्त तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपना मन हल्का कर सके। आदर्श सेंट ग्रेवर के क्लब से बाहर आया और उसने अपने फोन में सबसे पास का नाइट क्लब सर्च किया। उसे वहीं पास में ही एक नया क्लब मिला था जिसकी रेटिंग अच्छी थी। आदर्श के साथ एक इंसान और भी था जिसे स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम के हारने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। विवेक ध्रुव की वजह से काफी स्ट्रेस था। उसके सोर्सेज से उसे पता चला था कि ध्रुव की पहली डील काफी सक्सेसफुल रही थी। किसी तरह विवेक ने उसकी दूसरी डील को डिले कर दिया था, लेकिन वो ऐसा लंबे समय तक नहीं कर सकता था। उसे पूरी उम्मीद थी कि स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज अपने स्टेडियम में हारकर बेइज्जत हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ध्रुव की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई और उसके साथ ही ध्रुव की इमेज भी लोगों के बीच अच्छी हो गई थी। इसका मतलब था कि अब उसे बिजनेस डील करने में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। विवेक को लगता था कि ध्रुव एक सीधा साधा लड़का है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब तक ध्रुव ने जो कुछ भी किया था बहुत सोच समझ कर किया था, जिसकी वजह से उसे काफी फायदा हो रहा था। ऐसा ही चलता रहा तो विवेक के लिए लीडर बनना बस एक सपना रह जाएगा। ध्रुव की वजह से घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। विवेक हर रोज अपने मॉम डैड को झगड़ते देखकर तंग आ गया था। हीराचंदानी परिवार ध्रुव और उसकी मां को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वसीयत की वजह से कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ध्रुव और उसकी मां को 24/7 सिक्योरिटी मिली हुई थी, इसीलिए उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता था। सभी रिश्तेदार विवेक के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि वो कुछ भी करके ध्रुव को लीडर बनने से रोके। कुछ रिश्तेदार रविश हीराचंदानी की प्रॉपर्टी चाहते थे, लेकिन वो भी उनके हाथ नहीं आ पाई थी। विवेक के अपने खुद के बिजनेस वेंचर तो अच्छे चल रहे थे, लेकिन इवैल्यूएशन असेसमेंट के लिए बनाई गई उसकी स्पेशल टीम अभी तक कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उनकी टीम में कई ऐसे लोग भी थे जो उसकी डील्स की इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे थे। इस वजह से विवेक को आगे काम करने में मुश्किल आ रही थी। हीराचंदानी परिवार में जो कुछ चल रहा था उसका असर उनके बिजनेस पर दिखने लगा था। हीराचंदानी ग्रुप में भी डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इतने स्ट्रेस के बीच विवेक को घुटन महसूस होने लगी थी, इसलिए आज उसने फिर अपने दोस्त के क्लब जाने के बारे में सोच लिया। आरव विवेक को कई तरह के आइडियाज बताता था और साथ ही साथ क्लब में विवेक का एंटरटेनमेंट हो जाता था, इसलिए उसे यहां आना पसंद था। विवेक पायल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो पायल से मिल सके। क्लब में विवेक अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था। ये वही ड्रिंक थी जिसकी वजह से उसकी मुलाकात पायल से हुई थी। विवेक आज भी पायल के बारे में भूला नहीं था। आज भी वो जब इस क्लब में आता है तो उसे वो दिन याद आ जाता था। विवेक अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था कि तभी वहां आरव आ जाता है। अपने दोस्त को इस तरह अकेले बैठे देखकर आरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो जानता था कि उसका दोस्त किस बात से परेशान है। आरव को डर था कि कहीं विवेक से उसकी दोस्ती टूट न जाए। अभी तक विवेक की दोस्ती उसे काफी फायदेमंद साबित हुई थी। उसका क्लब का बिजनेस अच्छा चल रहा था और अब वो जल्द ही दिल्ली में एक नए क्लब को शुरू करने वाला था। ये सब विवेक की वजह से ही मुमकिन हो पाया था, लेकिन आरव अच्छे से जानता था कि अगर उनकी दोस्ती टूट गई तो क्या होगा। आरव को बिजनेस में अब तक जो भी मदद मिल रही थी वो सब बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट से जो भी सपोर्ट मिलता था वो भी बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो आरव का पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। आरव ने विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम और बढ़ गई। मुझे क्या मालूम था कि वो लड़का ध्रुव भी उस टीम के लिए खेल रहा होगा।
अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं तुम्हें वो आइडिया कभी नहीं बताता। पर तुम चिंता मत करो, हम उससे किसी और तरह से परेशान जरूर करेंगे। जहां तक कॉलेज की बात है तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स तो अपना काम करेंगे ही। तुम चाहो तो एक फोन घुमाकर इस साल स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के प्लेसमेंट्स को रोक सकते हो। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के लिए प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर वो लोग उसमें पीछे रह गए तो उनके लिए अपने कॉलेज के नाम को बचा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मुझे अपने कामों पर फोकस करना है। फिलहाल तो मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ध्रुव है। मैंने हर तरीका अपना लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। हर दिन मैं ध्रुव को अपने से आगे निकलते हुए देख रहा हूं। अब मुझे चिंता हो रही है कि कहीं सच में वो मुझसे आगे ना निकल जाए। तो आरव ने कहा, तुम पायल के ऊपर फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा करते ही ध्रुव अपना कंसंट्रेशन लूज करने लगेगा और तुम्हें उससे आगे निकलने में मदद मिलेगी। जितना तुमने मुझे बताया है उस हिसाब से ध्रुव पायल के करीब रहना चाहता है। जहां तक मैं समझता हूं वो पायल को लेकर काफी सीरियस है, इसलिए हमें पायल को टारगेट बनाना होगा। पायल को मोहरा बनाकर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आदर्श खुद को संभाल पाएगा इस हार और बेइज्जती के बाद? क्या विवेक सच में पायल को मोहरा बनाकर ध्रुव को हरा देगा? जानने के लिए सुनते रहिए।